नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शौरान। कार्यक्रम गांव किसान में आपका स्वागत है। गांव किसान में हम बात करेंगे खेती किसानी की, पशुधन की और साथ ही साथ कामयाब किसान की दास्तान की भी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम गाँव किसान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने सेगमेंट खेती किसानी की। हम सब जानते हैं कि खेती किसानी में जब भी हम वैज्ञानिक पद्धति का, वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करते हैं तो हमें दोगुना लाभ होने की गुंजाइश रहती है। साथ ही साथ जब उत्तम तकनीक का भी हम उसमें सहयोग ले लेते हैं तो हमारी दोगुनी आय के भी संसाधन बनते चले जाते हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट है, हम आपको दिखाते हैं। किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए सरकार हर तरह से प्रयासरत है। किसानों को नई तकनीकी से लेकर कम संसाधन में ज्यादा मुनाफा दिलाने के लिए अटारी यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे देश में करीब 11 अटारी है, जिनके तहत 722 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश में कृषि को बढ़ावा देने में अटारी किस तरह से निभाती है अपनी भूमिका, आइए जानते हैं कानपुर अटारी के निदेशक डॉक्टर अतर सिंह से। पूरा भारत है उसमें 11 अटारी बने हुए हैं और ये जो अटारी हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का काम नहीं करते हैं परंतु टेक्नोलॉजी एप्लीकेटर का काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तकनीकी जो डेवलप करते हैं उस तकनीकी को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम एक कार्य योजना तैयार करते हैं और वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से कार्य योजना होती है। वहाँ की परिस्थिति, वातावरण और जो वहाँ के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो प्रशिक्षण की हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन की हो, चाहे उनके यहाँ ट्रायल करने की ज़रूरत हो, चाहे कोई उनको प्रशिक्षण देना हो, प्रशिक्षण चाहे कैंपस पे चाहे कैंपस के बाहर। तो इस तरह से जो अटारी का कार्य है उनको कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटरिंग करना, एक्शन प्लान डेवलपमेंट करना और बीच बीच में सारे प्रोग्राम को रिव्यू करना। भारत सरकार आज बहुत सारा जोर कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर दे रही है। तो उसमें से कई योजनाएं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, और जबकि 2014 में जब हुदहुद आया था उस समय जो साइक्लोन इफेक्ट हुआ उससे दलहन को करीब करीब 16% का नुकसान हुआ था। तो उसमें हमारे दालों के दाम बहुत ऊंचे पहुंच गए थे। तभी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्यों न हम हमारे पास जो तकनीकी है उस तकनीकी को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और पूरे देश में ले जाया जाए। उस समय के माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, उन्होंने एक प्लान किया और 20 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे जो एक्सटेंशन का डिवीज़न है हेडक्वार्टर को मिला और उसका दायित्व हमको आईसीआर अटारी कानपुर को मिला, जिसमें हमने पूरे देश में जो है डेमोन्स्ट्रेशन लगवाए। 26 राज्यों में एक लाख से ज़्यादा, 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए और उसमें यह इजाफा हुआ कि 40% तक पैदावार में वृद्धि हुई। तो उसी का ये प्रतिफल रहा कि जो 5 मिलियन टन दालों का उत्पादन भारत में बढ़ा, जो कि आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करता है। और आज 2 मिलियन टन दाल हमारे जो बफर स्टॉक है उसमें पड़ी हुई है। तो इस तरह से जो समन्वय है, तो मैंने आपको एक बताया। इसी तरह तिलहन का प्रदर्शनों के क्षेत्र में हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी बात करें अगर माइग्रेंट लेबर की, तो हमारे यहाँ 31 जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो ज़िले हैं उसमें 31 जिलों में माइग्रेंट लेबर विभिन्न राज्यों से जो काम करते थे लौट करके आए और हमने 18 ट्रेनिंग प्रोग्राम 25 लोगों के बैच का
18 ट्रेनिंग प्रोग्राम उनकी उद्यमिता विकास के लिए, जैसे कोई एग्रीकल्चर का हो, चाहे एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड सेक्टर का हो, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का कोई काम कर सकता है, वैल्यू एडिशन का, जैसे लखनऊ और इधर का इलाका है जहाँ गुआवा और मैंगो ज़्यादा होता है, तो गुआवा और मैंगो के लिए अचार, मुरब्बा, जेल, जेली जो भी बनाना है उसका प्रशिक्षण कृषि के विशेषज्ञों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोविड के दौरान ये कार्यक्रम जारी रहा और उसका प्रतिफल ये हुआ कि उसमें से 20% लोगों ने, जितने माइग्रेंट आए थे उसमें से 15 से 20% लोगों ने अपना उद्यमिता का कार्य अपने गांव लेवल पर ही शुरू कर दिया। इसी तरह से चाहे बीज उत्पादन का हो, मधुमक्खी पालन का हो, मशरूम का हो, फिर छोटे उद्यम जिनके पास लैंडलेस लेबर जो होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती है, तो मुर्गी पालन है और उसमें मशरूम भी एक है, बकरी पालन है, मत्स्य पालन है। तो इस तरह के भी प्रशिक्षण देकर के जो वैज्ञानिक दृष्टि से और उनको एक सर्टिफिकेशन के माध्यम से हमारे जो मास्टर ट्रेनर हमने पहले KVK स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत डेवलप किए विषय विशेषज्ञ में, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर हो, सीड प्रोडक्शन के ऊपर हो, और इस तरह से जो भी क्षेत्र विशेष का है उस पर उसको उद्यमिता का डेवलपमेंट पहले मास्टर ट्रेनर तैयार किए और मास्टर ट्रेनरों ने फिर जाकर के किसानों के साथ जो है, जो माइग्रेंट भी आए थे और बाद में जो भी दूसरे भी किसान हैं जो खेती में अपना कार्य करते हैं उनके लिए आया। इसीलिए ये कृषि विज्ञान केंद्र में एक स्टडी जो हुई उसमें यह देखा गया कि KVK पर अगर 1 रुपया आता है तो उससे 7 रुपये का फ़ायदा मिलता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट सन 1974 में शुरू हुआ था। जनरली जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, परंतु इसका प्रतिफल ग्राउंड रूट लेवल पर अच्छा दिखाई दिया और इसीलिए सरकार ने आज तक इसको आगे रखा हुआ है और आज की तारीख में 722 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी अभी 87 KVK काम कर रहे हैं। ज़िले 75 हैं, पर KVK 87 कैसे हो गए कि जो बड़े ज़िले थे जिनकी जनसंख्या और जिनकी आबादी और जिनका क्षेत्रफल बड़ा था, जहाँ तक 1 KVK पहुँच नहीं सकता था, उनको 2 KVK के रूप में कर दिया गया और 1 KVK ये प्रयागराज, जिसका कि इलाहाबाद में पुराना नाम इलाहाबाद था, उसमें भी वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हो गया है। बहुत अच्छा फार्म है, उसमें धान और गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। सीड प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए किसानों को गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र का एक मैंडेट है कि अच्छा बीज, अच्छा पौध, क्वालिटी का किसानों को पहुँचे, जिससे किसान जो अपनी उसमें पैदावार बढ़ाएं और उसमें अपनी इनकम भी बढ़ाएं। इसी तरह से हमारा एक TSP का प्रोग्राम, SC/SP का प्रोग्राम, मेरा गांव मेरा गौरव का प्रोग्राम और आर्या फार्मर फर्स्ट, कई ऐसे हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं। राजपाल त्यागी BSc के किसान हैं सहारनपुर के, उनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला। सहारनपुर के एक दूसरे किसान सेठपाल सिंह हैं, उनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला। एक मुरादाबाद के किसान हैं हमारे रघुपत सिंह, उनको भी पुरस्कार मिला। और अभी हाल ही में एक किसान हैं जो कि चंद्रशेखर सिंह, जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये जो हमारे रोल मॉडल किसान हैं जो कि फार्मर टू फार्मर देख करके लोग करते हैं, तो ऐसा कार्यक्रम जो इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से। और अब ये पल्सेस का जब बीज की बात आती है तो पल्सेस सीड हब भी बनाए गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 8 पल्सेस के सीड हब काम कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमारी एक निकरा प्रोजेक्ट चल रही है, जिसके अंतर्गत भी हमारे 13 कृषि विज्ञान केंद्र उसमें काम कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो परिस्थिति विशेष के हिसाब से समस्या है, कहीं क्षारीय भूमि है, कहीं सूखी वाली भूमि है, कहीं ओला पड़ गया, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो इस तरह की जो समस्या हैं उनके लिए तकनीकी क्या है और तकनीकी वो जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, नई नई किस्मों का वहाँ पर ले जा करके डिमॉन्स्ट्रेट कराना, तो इस तरह की जो कार्य हैं कई प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ जितने भी स्पेशल प्रोग्राम आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे हो जो 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, उसमें किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं, जिससे न्यूट्रेंट बजटिंग के माध्यम से ज़मीन में कितने पोषक तत्वों की कमी है और कितने उसमें हम डाल सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में करोड़ों रुपए उससे बचाया जा सकता है,
क्योंकि यहाँ किसान एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ज़्यादा करता है। जो भी गन्ना और आलू का किसान होता है वो सोचता है खाद डालने से ज़्यादा ही पैदावार मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उसका सही मात्रा में परीक्षण हो, सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, उसका एप्लीकेशन ठीक से हो, तो निश्चित रूप से उसका ये विकास वहाँ पर दिखाई देता है। तो जब किसान की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। वो अपने आप कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत उसको नहीं करेगा। इसी तरह से आप देखें डेयरी का व्यवसाय, बहुत सारे लोग अभी डेयरी में काम कर रहे हैं। फिशरी का है, फिशरी में भी बहुत सारे लोग अभी शुरू हो गए। चित्रकूट में हमारा एक KVK है, नेशनल अवार्ड विनिंग KVK है, नानाजी देशमुख का KVK है, उन्होंने वहाँ काम किया। और वो पर्ल्स भी बनाते हैं। जो पर्ल होते हैं मछली के, उसी तालाब से मछली की सीप में उसमें रख करके, और पर्ल का काम, उस पर ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को। करोड़ों की संख्या में वो फिंगर लिंक्स पैदा करते हैं। तो ये जो इस तरह के, चाहे वो सीड हो, प्लांटिंग मटेरियल हो, बायो प्रोडक्ट्स हो, इससे रिवॉल्विंग फंड जनरेशन भी होता है KVK को। और हमारे KVK 10 लाख से लेकर के 50 लाख 60 लाख तक का रिवॉल्विंग फंड उनके खाते में है। ये एक इंडिकेशन है कि किसान के वो अपने फार्म पर बीज उत्पादन का जो काम करते हैं, बीज उत्पादन के काम से जो पैसा उनको मिलता है, उस रेवेन्यू से वो अगला अपना काम वहाँ पर जा कर के कोई नाली बनाना हो, कोई मोटर खरीदना हो, जिससे उस पैसे को उसी में लगा करके और पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमारा अटारी उनकी एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। इस तरह से देखा जाए तो कई किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी और प्रशिक्षण लेकर कृषि को नए आयाम दिए हैं, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता तो बढ़ी ही है, साथ ही हम लगातार आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा खेती किसानी, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारा कार्यक्रम गांव किसान जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम गांव किसान, और फिलहाल वक्त है हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन का। भेड़ पालन सीमित जानकारी में भी शुरू किया जा सकता है। इसमें कम श्रम और कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती। इनका आहार भी बेहद सरल होता है, जबकि इनसे मुनाफा काफी लिया जा सकता है। भेड़ पालन से हमें ऊन तो मिलता ही है, साथ ही इनसे मांस और दूध की पूर्ति भी होती है। भेड़ें फसल अवशेषों को भी उच्च गुणवत्ता में बदलने की क्षमता रखती हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जबकि 2012 की पशु गणना के रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई थी। इस कमी का सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग था। वहीं इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी पाई जा रही है, जो इनकी घटती संख्या का बड़ा कारण है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखकर किया गया भेड़ पालन इन कमियों की काफी हद तक पूर्ति कर सकता है। भेड़ पालन शुरू करने से पहले स्थान और जरूरत के हिसाब से नस्ल का चुनाव करना चाहिए। भारत में भेड़ों की प्रमुख नस्लें दूध के लिए लोही, कूका, गुरेज, मांस के लिए हसन, नेल्लौर, जालौनी, माइया, शाहवादी, बजीरी और ऊन के लिए बीकानेरी, बेलारी, चोकला, भाकरवाल, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा और दक्कनी हैं।
और दकनी का चयन कर पशुपालक बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। भेड़ों में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य पशुओं की तुलना में अलग करती हैं। जैसे भेड़ें आकार में छोटी होती हैं, इनके रहने के लिए कम स्थान की जरूरत होती है, भेड़ें जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, इनके गर्भकाल की अवधि भी कम होती है, भेड़ की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, भेड़ें ठंड, बारिश और गर्मी के मौसम में आसानी से ढल जाती हैं। लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। इनका आहार भी बहुत सरल होता है। भेड़ें ज्यादातर घास खाना पसंद करती हैं। घास की कई प्रजातियां हैं जो भेड़ों द्वारा पसंद की जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से लाभ लेने के लिए भेड़ों को चराई के अलावा विशेष आहार दिया जाता है जो उसकी आयु के हिसाब से होता है। मेमनों का आहार: पैदा होने के 1 से 2 घंटे के अंदर मेमनों को खीस पिलाएं। 3 दिन तक नवजात को दिन में 3 बार खीस दें। 2 सप्ताह तक मेमनों को 250 ग्राम प्रतिदिन दूध दें। 2 सप्ताह के बाद चारा व दाना देना शुरू करें। गाभिन भेड़ का आहार: गर्भावस्था में अधिक ऊर्जावान आहार दें। ब्याने के कुछ दिन पहले खाने में दाने की मात्रा कम करें। ब्याने के बाद हल्का और दस्तवार दाना व चारा दें। दुधारू भेड़ का आहार: दुधारू पशु को उत्पादन और निर्वाह आहार देना चाहिए। बेहतर आहार से ही दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भेड़ों के आवास की बात करें तो 12 गुणा 15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए कमरे या रहने के स्थान पर फर्श कच्चा होना चाहिए। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी कराना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर भेड़ पालन से अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। तो अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन, और अब आपको और जानकारी देते हैं कि गर्मियों में पशुपालन संबंधित कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमको अपनाने चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गर्मियों में जैसे हमें परेशानी है वैसे ही हमारे पशुधन को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर बेहतर तरीके से हम उनका रखरखाव रखेंगे तब उन परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की क्या सलाह है पशुपालन को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं इस माह के पशुपालन कैलेंडर में। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें: इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा पशुपालन कैलेंडर। अभी हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है गांव किसान में, और अब आपको दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तान।
और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे किसान से जो अपनी कड़ी मेहनत के बल पर दूसरे किसानों के लिए भी एक मिसाल बने हैं, प्रेरणा स्रोत बने हैं। कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे इस मुकाम को हासिल किया, उनसे जुड़ी हुई तमाम बातें इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तरक्की की नई राहें खोल रही है। अब महिलाएं घर, खेत और बाजार में भी अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो रही है। वो समाज से तालमेल मिलाकर अपनी तकदीर खुद लिख रही है। ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने खेती और जैविक उत्पादों के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और बन गई कामयाब महिला उद्यमी। आज वो और उनके साथ कुछ और महिलाएं मिलकर जैविक उत्पाद में नए आयाम हासिल कर रही है। ट्रैक्टर चला रही ये महिला है डॉक्टर निर्जा शर्मा। निर्जा पहले एक शिक्षिका थी। बच्चों को शिक्षित करते करते उन्होंने लोगों को जैविक उत्पादों को जागरूक करने का विचार बनाया और टीचर की नौकरी छोड़ खेती और उससे जुड़े उत्पादों को बनाने का रुख किया। आज निर्जा जैविक रूप से गुड़ बना रही है जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है। निर्जा अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर लोगों को जैविक गन्ने से जैविक गुड़ उपलब्ध करा रही है। कैसे आया उनको ये विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं एक शिक्षिका थी, परंतु मन में ये विचार आया कि समाज में सभी लोग रह रहे हैं, परंतु हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में अनेक बीमारियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए जॉब छोड़कर मैंने ये बीड़ा उठाया कि सभी को जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराऊंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दूंगी। तो आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह पर किसान हैं या जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जो ग्राहक है वो खरीदता है और उसका उपयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य को अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। परंतु ये सब देखकर मन को बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो किसान हैं उनको जैविक तरीके से अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए। मोदी जी ने एक पहल करी है कि वो जैविक उत्पादों को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैविक उत्पाद कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, परंतु जैविक उत्पाद पैदा तो कर लेते हैं परंतु उसकी मार्केटिंग कैसे हो। तो इसी मार्केटिंग के चक्कर में क्या होता है कि उनका जैविक उत्पाद जो उन्होंने उत्पन्न किया है, पूरे साल मेहनत करी है, तो उसका उन्हें कोई भी उचित दाम नहीं मिल पाता, उचित परिणाम उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या किया जाए। तो यहाँ मैं ये देखती हूँ कि मेरी एक मित्र हैं जो कि कुशावली में रहती हैं, अनीता सैनी। उन्होंने जैविक गन्ना वो उत्पन्न कर रही हैं, परंतु हर बार क्या होता है कि वो मजबूर हैं, विवश हैं कि अपने जैविक गन्ने को वो उसी मिल में देती हैं जहाँ पर चीनी बनती है और उसी दाम में उनका जैविक गन्ना वहाँ चला जाता है। तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। पूरे साल वो मेहनत करती हैं परंतु उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में मैंने ये सोचा क्यों ना जो वो दाम मांग रही हैं उसी दाम में मैं उनके गन्ने को खरीदूं और उनको भी फ़ायदा दूं और अपने समाज को भी फ़ायदा दूं। इसीलिए उनका जो जैविक उत्पाद है गन्ना जो वो पैदा कर रही हैं, जो उनको मजबूरी में मिल में देना पड़ता है कम दाम में, तो ऐसे में जो उनका मुंह मांगा दाम है उसके अनुसार मैं उनको दाम देती हूँ और उनका गन्ना खरीद कर, उनका जैविक गन्ना खरीद कर मैं उसका गुड़ बनवा रही हूँ। अपने जैविक उत्पाद को बनाने में और भी महिलाओं को शामिल कर रही है, जिससे महिलाएं अपने आत्मनिर्भरता के दायरे को बढ़ाएं और परिवार के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तो यहाँ जब मैं जैविक उत्पादों की बात करती हूँ तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं जैविक उत्पाद यानी कि जैविक उत्पाद में एक है गुड़ को मैं बनवा रही हूँ। और ये गुड़ कैसे बन रहा है, जैविक गन्ने के द्वारा। तो जैविक गन्ना मैं कहाँ से ले रही हूँ कि यहाँ जो अनीता सैनी जी हैं, ममतेश सैनी जी हैं और जूली सैनी जी हैं, इनका फार्म है। जैविक
गन्ना वहाँ पर कर रही हैं और हम सभी लोग मिलकर उस जैविक गन्ने को करते हैं। जैविक खेती करने से हमारे गन्ने की सामान्य से भी बहुत ज़्यादा है, जिससे 18 या 20 फीट तक की है। हमारा चिराग कृषि फार्म है जहाँ पर हम जैविक खेती तैयार करते हैं। हमारे खेत में कई तरह की खेतियाँ की जाती है, मतलब उसमें एक गन्ने की बात हो रही है स्पेशली। यहाँ पर मैं गन्ने के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम अपने खेतों में ही गन्ना तैयार करते हैं। जैविक तरीके से ये गन्ना तैयार किया जाता है, इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो हम खाद तैयार करते हैं वो हम अपनी निगरानी में ही जैविक केंचुए द्वारा ये खाद तैयार किया जाता है। अपनी निगरानी में इसको तैयार किए जाते हैं। इस खाद को तैयार करने में किसी भी तरह का रसायन प्रयोग नहीं किया जाता जो खेती के लिए या गन्ने के लिए हानिकारक हो। और इस प्रकार हम अपने गन्ने को जब बो देते हैं, उसमें पानी देकर खाद देकर तैयार कर जाते हैं। जब वो फसल एक तैयार हो जाती है उस फसल को, तो उन गन्नों को हम तैयार गन्नों को हम कोल्हू के द्वारा, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि गुड़ का उत्पादन कोल्हू में तैयार किया जाता है, बड़े लेवल पर मिल में होता है। लेकिन कोल्हू जो होते हैं मेन गुड़ के लिए कोल्हू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस गन्ने को कोल्हू में ले जाया जाता है, वहाँ पर अपनी देख रेख में ही हम इस गुड़ को तैयार करते हैं। और इसे तैयार करने में भी कुछ गुड़ में हम अन्य तरह के स्वास्थ्यवर्धक खाद्य हैं, जैसे कि तिल हुआ और बादाम हुए, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स भी हम उनमें मिलाते हैं ताकि वो स्वास्थ्य के लिए, गुड़ तो वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन इस तरह की ये स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को डालकर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। इस प्रकार हम अपने घर से लेकर इस पूरे समाज को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से ये हम जैविक गुड़ तैयार कर रहे हैं। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है। महिलाएं मशरूम उत्पादन, अचार, मुरब्बा और जैविक उत्पाद बनाकर जहां खुद को सशक्त बना रही है, वहीं समाज को भी 2 कदम आगे ले जा रही है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखी एक कामयाब किसान की दास्तान। इसी तरह और सफल कहानियां हम आपके लिए किसानों की लेकर आते रहेंगे। आपके पशुधन से जुड़ी जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी आपको यूं ही बताते रहेंगे। और साथ ही साथ खेती किसानी संबंधित कौन से कार्यों को आप अपनाकर अपनी आय को और बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम बातें भी हम आपके लिए जानकारी के तौर पर लगातार यूं ही अपने कार्यक्रम गाँव किसान में लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।